हेलो एवरीवन, बीपीएससी 101 में हमने लिबरल टॉपिक कवर कर लिया है। आज से हम पढ़ेंगे मार्क्सिस्ट अप्रोच। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ मार्क्सिज्म। काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस के अंदर में। जिस तरीके से लिबरल अप्रोच काफ़ी रेलिवेंट है, सिमिलरली मार्क्सिस्ट अप्रोच भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसीलिए इसे भी हम पार्ट वाइज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो अगला कॉन्सेप्ट जो बेसिक प्रिंसिपल है मार्क्सिज्म का, इसको हम डिवाइड करके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में बताया जा रहा है कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हमें थ्योरी और प्रैक्टिसेस पता चलेंगे मार्क्सिज्म के अंदर, जो कि प्रपाउंड किए गए थे कार्ल मार्क्स के द्वारा और भी अदर मार्क्सिस्ट थिंकर के द्वारा। तो बेसिक टीनेट यानी बेसिक फीचर जो इस फिलॉसफी का है वो कंप्राइज करता है कुछ टॉपिक्स में, जैसे कि डायलेक्टिकल एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, क्लास स्ट्रगल, रिवॉल्यूशन, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट एंड कम्युनिज्म। ये सभी जो है एक रेलिवेंट टॉपिक है मार्क्सिज्म के अंदर, जिसे हम समझेंगे जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर्स में। तो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का यही है कि हम यहाँ पे प्री मार्क्सियन स्ट्रैंड को समझेंगे, और प्री मार्क्सियन स्ट्रैंड जो सोशलिज्म का है, जिसे हम यूटोपियन सोशलिज्म कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बेसिक पोस्टुलेट क्या था मार्क्सिज्म का। फिर हम देखेंगे कि अदर कंपोनेंट क्या है मार्क्सिस्ट थ्योरी का, जैसे कि थ्योरी ऑफ एलिनिएशन, फ्रीडम, और फाइनली जाके हम क्रिटिसाइज करेंगे मार्क्सिज्म को। ओके, और साथ ही साथ इसके कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस को भी जानेंगे कि मार्क्सिज्म का क्या रेलिवेंस है आज के टाइम पे। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस यूनिट का एम है एग्जामिन करना और एक्सप्लेन करना मार्क्सिज्म के प्रिंसिपल को, जो कि मोस्ट रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी माना जाता है आज के एज में। मार्क्सिज्म ऐसा थ्योरी है जो कि रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये मोस्ट रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी है, क्योंकि कोई भी इतने एक्सट्रीम में जाके बातें नहीं की थी जैसा कि मार्क्सिज्म करता है। तो लिबरलिज्म के साथ ही साथ मार्क्सिज्म जो है वो रैंक करता है एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलोसफी ऑफ आवर टाइम। मैंने बताया आपको कि जिस तरीके से लिबरलिज्म इम्पॉर्टेंट है, सेम इम्पॉर्टेंस मार्क्सिज्म भी रखता है। तो तीन टॉपिक जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर में इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है वो है लिबरलिज्म, आइडियलिज्म एंड मार्क्सिज्म। ओके, फिर सीएल वाइपर, ये एक थिंकर है जिन्होंने डिवाइड किया है स्टेट को तीन पार्ट में। ध्यान देना है कि यहाँ पे स्टेट को इन्होंने डिवाइड किया है, मार्क्सिज्म को नहीं। अब स्टेट क्या होता है? स्टेट से हमें समझना है कि आप गवर्नमेंट से समझो कि हमारे ऊपर क्या है, तीन टाइप के लोग बैठे हैं, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो इस तरीके से क्या हुआ, कोई लॉ बना रहा है, कोई इस लॉ को एग्जीक्यूट कर रहा है, और कोई उस लॉ को एडजुकेट कर रहा है। राइट, एडजुकेट मतलब कि हम देखेंगे कि लॉ का सही ढंग से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, जो कि जुडिशियरी का काम है। तो इस स्टेट को सीएल वाइपर जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तीन पार्ट कैसे, स्टेट किस तरीके से बना है उस बेसिस पे ये डिवीज़न कर रहे हैं। तो स्टेट को एज ए मशीन के तौर पे सबसे पहला ये डिवाइड करते हैं, जिसको ऑर्गेनिक व्यू कहा जाता है। दूसरा, स्टेट को एज ऑर्गेनिज्म डिवाइड करते हैं, जिसे कि मैकेनिस्टिक व्यू कहा जाता है। और स्टेट को एज ए क्लास डिवाइड करते हैं, जिसे कि क्लास व्यू कहा जाता है। अब ये जो ऑर्गेनिक व्यू है ये आइडियलिज्म से रिलेवेंट रखता है। ठीक है, ऑर्गेनिक व्यू कौन दे रहे हैं? आइडियलिस्ट लोग दे रहे हैं। यानी कि आइडियलिज्म के जितने भी थिंकर हैं, जैसे कि प्लेटो हो गए, एरिस्टो हो गए, ये सभी मानते हैं कि स्टेट जो होता है वो नेचुरली प्रेजेंट रहता है, वो मैनमेड नहीं है, नेचुरल एग्जिस्टेंस रखता है। तो दैट इज ऑर्गेनिक व्यू। ओके, जो कि आइडियलिज्म लोग सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, मैकेनिस्टिक व्यू जो है वो लिबरलिज्म प्रमोट कर रहे हैं। मैकेनिस्टिक व्यू लिबरलिज्म कैसे रिलेटेड है? अब मैकेनिस्टिक का मतलब क्या होता है? मशीन, मशीन यानी कि मैनमेड। स्टेट जो है वो मैनमेड है। याद करो, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, ये सभी क्या कर रहे थे, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थ्रू स्टेट को बनाने की बात कर रहे थे, जिसमें हम कुछ राइट स्टेट को प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि लॉक क्या कह रहा है कि स्टेट के पास राइट है कि वो हमारे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो मैकेनिस्टिक व्यू लिबरलिज्म से रिलेटेड है। राइट, तो लास्ट बच गया क्लास व्यू।
क्लास व्यू रिलेटेड है मार्क्सिज्म से, क्योंकि मार्क्स की जितनी भी थ्योरी है वो सभी क्लास को डिवाइड करके ही दी गई है। तो क्लास व्यू यानी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट, इसीलिए मार्क्सिज्म क्लास व्यू को सपोर्ट करता है। तो प्रेजेंट यूनिट यानी कि ये जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है इसको सब डिवाइडेड किया गया है इन द डेफिनेशन ऑफ मार्क्सिज्म, यूटोपियन एंड साइंटिफिक सोशलिज्म और रिवॉल्यूशनरी एंड इवोल्यूशनरी सोशलिज्म में। और यहाँ पे मेन प्रिंसिपल क्या है मार्क्सिज्म का, उसका क्रिटिक क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, इस तरीके से हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे मार्क्सिज्म का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म क्या है? जनरली ये रेफर करता है ऐसे आइडिया को जो कि जर्मन फिलोसोफर यानी कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मन फिलोसोफर थे, ये इसकी आइडिया को रेफर करता है, वही है मार्क्सिज्म। लेकिन मार्क्सिज्म का मतलब एक्सक्लूसिवली मार्क्स के आइडिया नहीं है, यहाँ पे और लोगों के आइडिया भी इंक्लूड किए जाते हैं मार्क्स के अलावा, ओके, जिसमें से फ्रेडरिक एंजल बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है और कुछ इनके सपोर्टर्स यानी मार्क्स के कुछ सपोर्टर्स भी है जो कि मार्क्सिस्ट थ्योरी से रेलिवेंस रखते हैं, तो उन सभी को इंक्लूड किया जाता है मार्क्सिज्म के अंदर, ठीक है, और इन सभी को मिला के कहा जाता है मार्क्सिस्ट। तो मार्क्सिज्म जो है वो रेफर कर रहा है ऐसे बॉडी ऑफ आइडिया को जो कि प्रीडोमिनेंटली कंटेन कर रहे हैं मार्क्स के आइडिया को, यानी कि है तो ये मार्क्स का ही आइडिया, उनके कुछ सपोर्टर्स हैं जो उनके सपोर्ट में अपनी बातों को रखेंगे और प्रीडोमिनेंटली कार्ल मार्क्स का ही आइडिया निकल के सामने आएगा, तो ये हो गया मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म एक तरह से लिविंग फिलॉसफी है और मार्क्सिस्ट थिंकर जो है वो कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस मार्क्सिज्म फिलॉसफी में। तो कहा जाता है कि मार्क्स इज डेड बट मार्क्सिज्म इज स्टिल अलाइव, है ना, क्योंकि मार्क्स के जितने भी सपोर्टर्स हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी में और भी अदर्स थिंकर जो आए उन्होंने इस मार्क्सिज्म को जिंदा रखा है। मार्क्स भले ही अब ना हो लेकिन मार्क्सिज्म अभी भी जिंदा है। तो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी जो है वो एग्जिस्ट करता था मार्क्स के जन्म से पहले भी, यानी ऐसा नहीं है कि कार्ल मार्क्स के आने के बाद ही मार्क्सिज्म का डेवलपमेंट हुआ है, कार्ल मार्क्स के जन्म से पहले भी मार्क्सिस्ट थ्योरी एग्जिस्ट करती थी। बस इसी रीज़न की वजह से डेविड मैकेलन ने लिखा है 3 वॉल्यूम में मार्क्सिज्म को, यानी मार्क्सिज्म को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखा है। पहला मार्क्सिज्म बिफोर मार्क्स, यानी मार्क्स के पहले की क्या मार्क्सिज्म थी। दूसरा थॉट ऑफ कार्ल मार्क्स, दूसरा क्या हो गया कार्ल मार्क्स का थॉट, और तीसरा है मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स, ठीक है। तो इस 3 वॉल्यूम में मैकेलन ने अपनी मार्क्सिज्म के थ्योरी को प्रोवाइड किया है, राइट। फिर इसी तरीके से पॉलिश थिंकर जैसे कि लेस्जेक कोलावास्की, इन्होंने भी 3 वॉल्यूम को ऑथर किया है मार्क्सिज्म को लेकर, इन्होंने भी मार्क्सिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे बस ये पॉइंट आउट करना है कि मार्क्सिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्ल मार्क्स के आइडिया नहीं है, मार्क्सिज्म मार्क्स के पहले भी था और मार्क्सिज्म मार्क्स के बाद भी था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा यूटोपियन एंड साइंटिफिक सोशलिज्म। जैसा कि पहले कहा गया है कि मार्क्सिज्म जो है वो मार्क्स के पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था, तो वो जाने जाते हैं अर्ली सोशलिस्ट थिंकर के नाम से, अर्ली सोशलिस्ट थिंकर। तो कार्ल मार्क्स ऐसे अर्ली सोशलिस्ट थिंकर को कहते हैं यूटोपियन सोशलिस्ट। यूटोपियन मतलब जो कि सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, याद आया। तो ऐसे सोशलिस्ट थिंकर को मार्क्स क्या कह रहा है, यूटोपियन सोशलिस्ट। वो यूटोपियन थे क्योंकि उनकी जो डायग्नोसिस थी, यानी कि उनका जो भी फिलॉसफी था, उनका जो भी थ्योरी था वो करेक्ट था, यानी कि वो जो भी डायग्नोसिस बता रहे थे वो करेक्ट है, लेकिन रेमेडी जो दे रहे थे वो गलत था। इस वजह से मार्क्स ने इन्हें यूटोपियन कह दिया। यानी कि सिंपली आप समझो कि सपोज कैपिटलिस्ट क्लास के वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है लिबरल थ्योरी में, तो डायग्नोसिस तो वो सही दे रहे हैं कि इस कैपिटलिस्ट क्लास के एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करना है, लेकिन जो तरीका वो बता रहे हैं, यानी कि जो रेमेडी वो दे रहे हैं वो गलत था, ओके। तो इसीलिए इन्हें यूटोपियन थिंकर कह दिया गया। और यहाँ पे कार्ल मार्क्स का मानना है कि जो भी वो रेमेडी दे रहे हैं, जो भी वो सॉल्यूशन बता रहे हैं वो इम्प्रैक्टिसेबल है, यानी प्रैक्टिस में वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम उन्हें यूटोपियन कह दिए। तो वर्ल्ड जो है यूटोपिया का वो डेराइव हुआ था नॉवेल ऑफ थॉमस मूरी से, यानी थॉमस मूरी के एक नॉवेल से
इस यूटोपिया के वर्ल्ड को डेराइव किया गया है। और थॉमस मोरी का जो नॉवेल था उसका टाइटल भी था यूटोपिया। ठीक है, कहाँ से आया यूटोपिया, समझ में आ गया। तो ये रेफर कर रहा है एक ऐसे इमेजिनरी आइलैंड को जिसे यूटोपिया कहा गया था, जो कि एक परफेक्ट सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करेगा ऐसे आइलैंड में। यानी थॉमस मोरी का जो ये यूटोपिया टाइटल का एक नॉवेल जो था उसमें एक ऐसे इमेजिनरी आइलैंड को बताया जा रहा है। सपोज आप बहुत बड़े समुद्र में गए हो और वहाँ आपको कोई आइलैंड दिख गया। अब इस आइलैंड में एक परफेक्ट सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम दिखेगा, यानी कि ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे सबको सोशल इक्वालिटी मिल रही है, इकोनॉमिक इक्वालिटी है, कोई रिच पुअर नहीं है, सब बराबर है, इस तरीके के चीज़ एग्जिस्ट होंगे। तो इस तरीके का रियलिटी में एग्जिस्ट होना, दैट वाज रियली एन इमेजिनरी सिचुएशन, राइट। ये यूटोपिया ही होगा। तो यहाँ पे इस आइलैंड में कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा था, यहाँ पे लोग बहुत खुश थे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट यूटोपियन सोशलिस्ट थिंकर जिनके नाम है रॉबर्ट ओवेन, दूसरे हैं चार्ल्स फूरियर, फिर है लुइस ब्लैंक, सेंट सिमोन, सिस्मोंडी एंड प्रूधोन। ये सभी जो हैं वो है अर्ली सोशलिस्ट थिंकर जिन्हें कार्ल मार्क्स ने यूटोपियन थिंकर कहा है। अब कार्ल मार्क्स जो है वो इनके सोशलिज्म को साइंटिफिक सोशलिज्म कहते हैं। क्यों साइंटिफिक सोशलिज्म कह रहे हैं? क्योंकि ये साइंटिफिक है इस बेसिस पे, क्योंकि ये ऑफर करता है इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। यानी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के थ्रू हिस्ट्री का इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन हुआ है और ये साइंटिफिक तरीके से हुआ है, इस वजह से इन्हें साइंटिफिक सोशलिज्म कह दिया गया। ये ना कि सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है ट्रू कॉजेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, बल्कि साथ ही साथ ऑफर कर रहा है साइंटिफिक रेमेडी ऑफ रिवॉल्यूशन एंड डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, ताकि ये सोशल इल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो है उनको क्योर किया जा सके। यानी सिंपली आप क्या समझो कि यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स हैं वो क्या बात कर रहे हैं, साइंटिफिक सोशलिज्म की। तो साइंटिफिक सोशलिज्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो रियल कारण है एक्सप्लॉयटेशन होने का उसे बताया, ओके। और साथ ही साथ एक्सप्लॉयटेशन का कारण बता के उन्होंने रेमेडी भी ऑफर किया कि क्या साइंटिफिक तरीका हो सकता है। और साइंटिफिक तरीका यह था, रिवॉल्यूशन कर दो। रिवॉल्यूशन करके आप क्या करो, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट को इस्टेब्लिश करो, ताकि समाज में हो रहे जो भी सोशल इल्स है, यानी सोशल इल का मतलब क्या हो गया, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, इन सब को खत्म करना, इसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कार्ल मार्क्स। अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि साइंटिफिक तरीके से कैसे उन्होंने इकोनॉमी का इंटरप्रिटेशन किया और हिस्ट्री को नज़र में रख के इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन किया। तो कार्ल मार्क्स मानते हैं कि पहले जो लोग थे वो फ्री थे, ठीक है। उसके बाद फ्यूडल सिस्टम का इमर्जेंस हुआ और फ्यूडल सिस्टम से क्या हुए, दो क्लास उभर के आते हैं, एक नोबल क्लास होते हैं और एक ऐसे क्लास जो कि इन नोबल लोगों को सर्व कर रहे हैं। उसके बाद कैपिटलिस्ट क्लास आ रहा है, फिर यहाँ पे दो क्लास इमर्ज हुए, एक कैपिटलिस्ट क्लास, दूसरे वर्कर क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स जो है वो अपनी थ्योरी दे रहे हैं कैपिटलिस्ट क्लास के क्रिटिसिज्म में। अब यहाँ पे कार्ल मार्क्स बताना चाह रहे हैं कि जब वर्कर क्लास रिवोल्ट करेंगे कैपिटलिस्ट क्लास के अगेंस्ट में, तो ये वर्कर क्लास अपनी एक अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करेंगे। उसी अथॉरिटी को कह रहे हैं डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट, क्योंकि पहले जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास का डिक्टेटरशिप है। तो अब क्या होगा, जब वर्कर क्लास रिवोल्ट करेंगे तो वो प्रोलिटेरिएट डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ पे प्रोलिटेरिएट का मतलब ही होता है वर्कर क्लास, ओके। तो अब जब यहाँ पे क्या होगा, जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो वर्कर क्लास का हो रहा था, तो इस एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करना है, इसे क्योर करना है, तो वर्कर क्लास को रिवॉल्यूशन करना ही होगा। तो इस तरीके से साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को कार्ल मार्क्स समझाते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने साइंटिफिक तरीके से इकोनॉमी का इंटरप्रिटेशन किया है, ओके। और यहाँ पे जो वर्ड है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, उनमें यही होता है कि एक थीसिस दी जाती है, फिर एंटी थीसिस आता है और फिर मिलके सिंथेसिस होता है। और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ये कार्ल मार्क्स हेगल के थ्योरी से इंस्पायर्ड होकर दिए थे। तो बेसिकली आपको क्या समझना है कि कार्ल मार्क्स अपने साइंटिफिक तरीके से इकोनॉमी को इंटरप्रेट करते हैं। तो उनका इंटरप्रिटेशन कैसे आया वो मैं आपको समझाई डायग्रामेटिकली।
फिर से आप समझो कि पहले उन्होंने बात की प्रिमिटिव कम्युनिज्म की, यानी कि जब कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, कोई भी क्लास नहीं था, इसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म कहे। उसके बाद आता है स्लेवरी, यानी कि फ्यूडल सिस्टम। यहाँ पे दो क्लास उभर के आए, नोबल क्लास एंड स्लेव्स। उसके बाद आता है कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है, यहाँ भी क्लास उभर के आया, वर्कर क्लास एंड कैपिटलिस्ट क्लास। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे आएगा रिवॉल्यूशन, ठीक है, वर्कर क्लास रिवॉल्यूशन करेंगे अगेंस्ट कैपिटलिस्ट क्लास, तो यहाँ से सोशलिज्म आएगा जो कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट होगा, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये सोशलिज्म कन्वर्ट कर जाएगा कम्युनिज्म में। तो इस तरीके से मार्क्सिज्म काम करता है। तो यहाँ पे जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट इस्टेब्लिश होगा और जो भी एक्सप्लॉयटेशन है उसको क्योर कर दिया जाएगा, ये सारी बातें की मार्क्स ने। और साथ ही साथ कार्ल मार्क्स जो है वो ना कि सिर्फ ऑफर करते हैं साइंटिफिक रीज़न क्लास डिवीज़न का और सोसाइटी में स्ट्रगल का, बल्कि साथ ही साथ वो प्रोवाइड करते हैं साइंटिफिक मैकेनिज्म टू इस्टेब्लिश ए क्लासलेस एंड एक्सप्लॉयटेशन लेस सोसाइटी, कि कैसे वो क्लासलेस सोसाइटी और एक्सप्लॉयटेशन लेस सोसाइटी बनाएंगे। तो ये कम्युनिज्म जो है ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म का ही अपडेटेड वर्जन है, ये कम्युनिज्म, जहाँ पे कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, कोई क्लास नहीं होगा, क्लासलेस सोसाइटी होगा बेसिकली। तो इस चीज़ को कैसे हासिल करना है, इसको लेकर भी एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं कार्ल मार्क्स। अब यहाँ पे वर्ड है इवोल्यूशनरी एंड रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म। इन दोनों का मतलब समझते हैं। तो सोशलिज्म जो था वो डिवाइड हुआ था दो टर्म में, इवोल्यूशनरी एंड रिवॉल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म ऐसे सोशलिज्म है जो कि रिवॉल्यूशन में बिलीव नहीं करते हैं और ये अपने जो एम है उसको हासिल करना चाहते हैं थ्रू पीसफुल मीन्स। कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं कि वर्कर क्लास रिवॉल्यूशन कर देगा कैपिटलिस्ट क्लास के अगेंस्ट में, तो वो हो गई कार्ल मार्क्स की रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म। लेकिन यहाँ पे बात हम कर रहे हैं इवोल्यूशनरी सोशलिज्म की, जो कि रिवॉल्यूशन में बिलीव नहीं करता है कि हम मारकाट नहीं करेंगे, हम पीसफुल तरीके से अपने सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करेंगे। तो इवोल्यूशनरी सोशलिस्ट जो थे उनका फेथ होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, और ये सोशल चेंज को लाना चाहते थे थ्रू द बैलेट। बैलेट यानी कि इलेक्शन के थ्रू चेंजेस आएंगे। ये वायलेंस को अपोज करते हैं, तो साथ ही ये वायलेंट रिवॉल्यूशन को भी अपोज करेंगे और पीसफुल तरीके से अपनी चीज़ों को हासिल करेंगे। ये डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को नहीं मानते हैं और एडवोकेट कर रहे हैं पीसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को, जो कि क्लास डिवाइडेड को क्लासलेस सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट करेगा। यानी मान इवोल्यूशनरी सोशलिज्म वाले भी रहे हैं कि समाज में जो है क्लास बन के आ गई है, क्लास डिवीज़न है, तो इस क्लास डिवीज़न को हम क्लासलेस सोसाइटी कैसे बनाएंगे, रिवॉल्यूशन ना करके डेमोक्रेटिक तरीके से बनाएंगे। तो इस इवोल्यूशनरी सोशलिज्म के अंडर अलग अलग सोशलिज्म क्लास उभर के आते हैं, जिनमें से एक है फैबियन सोशलिज्म, दूसरा है गिल्ड सोशलिज्म और तीसरा है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये इवोल्यूशनरी सोशलिज्म के पार्ट है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर तीन तरह के लोग उभर के आए और तीनों का रास्ता यही था कि हम पीसफुल तरीके से चेंजेस लाएंगे। आपको बस यही याद रखना है। दूसरा है रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म। ये रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म बिलीव करते हैं क्लास स्ट्रगल में, रिवॉल्यूशन में और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट में। तो ये क्या हो गया, कार्ल मार्क्स के थ्योरी के नज़दीक आ गया। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि सोशल चेंज जो होगा वो पीसफुल तरीके से नहीं हो सकता है, ओके, ये वायलेंट होना ही होगा। और पीसफुल रिवॉल्यूशन जो होता है वो कॉन्ट्राडिक्शन है इस टर्म्स में, यानी कोई भी रिवॉल्यूशन जो है वो मिडवाइफ है सोशल चेंज का, यानी कि बिना रिवॉल्यूशन का कोई भी समाज में बदलाव नहीं हुआ है। तो ये रिवॉल्यूशन जो है उसको वायलेंट होना ही पड़ेगा। बिना ब्लड के, बिना खून बहाए कोई भी रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है, इसीलिए वायलेंट रिवॉल्यूशन इज एसेंशियल। तो रिवॉल्यूशनरी मार्क्सिज्म जो है वो जनरली आइडेंटिफाई होते हैं विद द साइंटिफिक सोशलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स। यानी कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इवोल्यूशनरी सोशलिज्म और रिवॉल्यूशनरी मार्क्सिज्म में, उनके मीन्स के टर्म में कि वो किस मेथड को अपना रहे हैं। तो जब भी हम कार्ल मार्क्स के सोशलिज्म की बात करेंगे तो हमें समझना चाहिए कि वो रिवॉल्यूशनरी तरीके से चीज़ों को करने की बात कर रहे हैं। और रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म के अंदर एक सोशलिज्म उभर के आया जिसे हम सिंडिकलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी में कौन कौन थे, फैबियन,
गिल्ड एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, उसी तरह रिवॉल्यूशनरी मार्क्सिज्म में उभर के आते हैं सिंडिकलिज्म। ओके, अब इवोल्यूशनरी सोशलिज्म जो है उनको अपना रूट ट्रेस मिलता है कार्ल मार्क्स के आइडिया से और फ्रेडरिक एंजल के भी आइडिया से। ये दो ऐसे थिंकर थे जिन्होंने वायलेंट मेथड को अपनाया था सोशलिज्म में कन्वर्ट करने के लिए। इन्होंने बात की थी विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट को हटाना है, टोटली ख़त्म करना है। तो इनके जो एक्सपोनेंट है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म के, उन्होंने भी स्टेट को हटाने की बात की और आर्ग्यूमेंट दिए कि ग्रेजुअली थ्रू पीसफुल मीन्स सोशल चेंज कैन बी इफेक्टेड एंड एक्सप्लॉयटेशन फ्री एंड क्लासलेस सोसाइटी कैन बी एस्टैब्लिश्ड। यानी बात वही है कि यहाँ पे क्या हुआ, इवोल्यूशनरी सोशलिस्ट जो भी थे वो कह रहे थे कि हम भी स्टेट को हटाने की ही बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा तरीका जो होगा वो पीसफुल होगा, हम सोशल चेंजेस लाएंगे और एक्सप्लॉयटेशन फ्री क्लासलेस सोसाइटी को भी एस्टैब्लिश करेंगे, लेकिन हमारा तरीका शांतिपूर्वक होगा। ओके, तो हाउएवर जो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म के क्रिटिक्स थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इस थीसिस को और आर्ग्यू किए कि स्टेट का जो हटाने की बात है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे सोशलिस्ट स्टेट में अप्लाई होगा या फिर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट में अप्लाई होगा, ना कि कैपिटलिस्ट स्टेट में। यानी बेसिकली इन्होंने अपना फोर्स उस चीज़ पे डाला कि जब कभी भी स्टेट हटेगा तो वो वहाँ पर ही हटेगा जहाँ पे प्रोलेटेरिएट का पावर आ गया हो, यानी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट इस्टेब्लिश हो गया हो या फिर सोशलिस्ट स्टेट बन गया हो, ना कि कैपिटलिस्ट स्टेट में। आप जान रहे हो कि कैपिटलिस्ट स्टेट में कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वहाँ पे आप बात करोगे कि हम पीसफुल तरीके से सोशल चेंज लाएंगे और स्टेट के रोल को कम कर देंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं होने वाला। आपको स्टेट को हटाना है तो आपको सोशलिस्ट स्टेट इस्टेब्लिश करना होगा या फिर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को इस्टेब्लिश करना होगा। इस चीज़ को फोर्स करते हैं मार्क्सिज्म, और साथ ही साथ बार बार ये दोहरा रहे हैं कि ये नहीं खत्म होगा कैपिटलिस्ट स्टेट के अंदर में। यहाँ पे आप इसको वायलेंट रिवॉल्यूशन के थ्रू ही पूरी तरह से स्मैश कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। देयरफॉर ये जो लॉजिक था इवोल्यूशनरी सोशलिज्म का वो फ्लॉड लॉजिक है, यानी कि उनकी बातों में वो दम नहीं है कि आप स्टेट को हटा दोगे, सोशल चेंज लाओगे पीसफुल तरीके से। ये सब लॉजिकली नहीं है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म जो है वो फ्लॉ कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इवोल्यूशनरी और रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म के बीच में डिफरेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको मार्क्सिस्ट अप्रोच में काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी, और साथ ही साथ जैसे ही हम टॉपिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे आपको और भी क्लैरिटी होती जाएगी। जैसे कि आज कुछ वर्ड था, जैसे कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये सभी आगे आने वाले हैं। तो बी पेशेंट, आपको सब कुछ समझ में आएगा, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप ध्यान से पढ़ोगे, वापस से बुक को रीड कीजिएगा। आगे आने वाले और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि हम आगे के पार्ट में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।